Hello everyone. I welcome you all to our channel Exam Time. I hope you all are doing very well. So this is our next lecture in MCQ series. Basically, we are dealing with previous year questions, and in this lecture, we are going to discuss about the questions after 2014 and till 2010. We will discuss in this lecture series. Okay. So before we start, we have today's motivational quote. So, what does it say? It says that the price of discipline is always less than the pain of regret. तो बहुत डीप मीनिंग है इसका. इसको आप समझने का कोशिश करिए. जो आप भी करना चाहते हो, द गोल or anything you want to accomplish in your life, that actually demands some discipline. उसे पाने के लिए आपको कुछ ना कुछ प्रयास करना होता है, एक रेगुलर एफर्ट डालना होता है. ठीक है. और यही रेगुलर जो एफर्ट आप लगाते हो उस पर्टिकुलर चीज को पाने के लिए, दैट इज कॉल्ड योर डिसिप्लिन. तो आज जो आपका डिसिप्लिन होगा ना उस चीज को अचीव करने के लिए, कोई भी गोल हो सकता है आपका, कोई भी आपका पैशन हो सकता है, कोई भी आपका टारगेट हो सकता है, कुछ भी जो आप अपनी लाइफ में पाना चाहते हो. ठीक है. उसके लिए जो डिसिप्लिन या जो एफर्ट का जरूरत है, वो हमेशा उस रिग्रेट से कम होगा जो रिग्रेट वो ना पाने के बाद आपको मिलता है. तो ऐसा ना हो कि कोई चीज जो आप चाहते हो वो ना मिले, बस इसलिए कि आपने एक कोशिश नहीं किया, आपने एक ऑनेस्ट ट्राई नहीं किया. ठीक है. आपने अपना पूरा 100% नहीं थे. देखो, अगर आप पूरा डैम श्योर हो कि एंड या आई एम 100% श्योर अबाउट दिस कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये करना है, मुझे क्वालिफाई करना है, मुझे कुछ पाना है, और उसमें अपना 100% देते हो, ठीक है, पूरा एफर्ट लगाते हो, यू आर फुल डिसिप्लिन टुवर्ड्स इट, तो इट इज 100% श्योर कि यू विल गेट इट. ओके. But if there is somewhere you are lagging in discipline, you are lagging in the effort, you are not taking the step, you are not taking the decisions, so the pain of regret is going to very priceful. Okay. So try to avoid that price, try to pay the price of discipline, because it is momentarily, ये थोड़े दिन का होता है, कुछ देर का ये प्राइस है. ज्यादा पेन नहीं होता, थोड़ा सा पेन होता है, लेकिन अगर वो ना मिले तो दैट इज गोइंग टू गिव यू द लाइफ लॉन्ग पेन. ओके. सो इसी के साथ पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से आप पढ़ें, जो भी आप चाहते हैं उसको पाने के लिए अपना तुजहद करें. ठीक है. और जरूर वो मुकाम आप हासिल करेंगे. ठीक है. चलो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, आज का क्वेश्चन सीरीज. सो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है एग्जाम दिसंबर 2014 का. तो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग टीचिंग इज पॉसिबल थ्रू. किसी भी टीचिंग में जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का, वो पॉसिबल किसके थ्रू? लेक्चर मेथड के थ्रू, डिमॉन्स्ट्रेशन के थ्रू, इंडक्टिव मेथड के थ्रू, और टेक्स्ट बुक मेथड के थ्रू. तो देखो, जब मैक्सिमम मैक्सिमम पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो दिस इज द इंडक्टिव मेथड. इंडक्टिव मेथड के थ्रू जो है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन स्टूडेंट का किया जा सकता है. इंडक्टिव मेथड ये है कि आप कुछ ऐसा स्टार्ट करते हो और लोग खुद से ही उसको एनालाइज करने लगते हैं, खुद से ही उसको अपने ऊपर, बेसिकली आप कुछ स्टार्ट करते हो और उसका इंडक्टेंस जो है बाकी लोगों में होना शुरू हो जाता है. ठीक है. तो ये मेथड से जो है पूरा ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो पाता है स्टूडेंट्स. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इवोल्यूशन सिस्टम. डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन असर्टेंस, विच स्टेटमेंट है, राइट. एस्टिमेट परफॉर्मेंस एट द बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. सो डायग्नोसिस इवोल्यूशन ये तो बिल्कुल भी सर्ट नहीं करता. लर्निंग प्रोग्रेस एंड फेलियर ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन. लर्निंग प्रोग्रेस और फेलियर जो है इंस्ट्रक्शन के दरमियान, ये भी चेक करने के लिए नहीं अनसर्टेन करता, राइट. डिग्री ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द एंड हो सकता है, बट नॉट दैट. सो फोर्थ ऑप्शन पढ़ते हैं. काउज एंड रेमेडीज ऑफ परसिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन. वो जो भी इंस्ट्रक्शन या लर्निंग होता है उसके टाइम में जो एक्चुअल काउजेज या रेमेडीज होता है, आपका जो गलतियां होती है, इन सब को ही खत्म करने के लिए इवैल्यूएशन होता है. सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन आंसर. ओके. Third question is instructional aids are used by the teacher. Instructional aids are used by the teachers to glorify the class, attract the students, clarify the concept, ensure discipline. क्या लगता है आपको इसमें से क्या आंसर होना चाहिए? खुद से एक बार ट्राई करो देने का. ठीक है. तो उसका आंसर होगा
क्लैरिफाई द कॉन्सेप्ट। टीचर का जो मेन इंस्ट्रक्शनल एड्स है उसका काम ये है कि आपके कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से क्लैरिफाई किया जाए, राइट। Attitude of teacher that affect the teaching pertains to affective domain, cognitive domain, connective domain, and psychomotor domain. So it is quite simple कि जो टीचर का जो एफर्ट है वो टीचिंग को परटेंस करता है, दैट इज ऑन अफेक्टिव डोमेन। सो अफेक्टिव डोमेन इज अ thing that basically that is the through which the attitude of the teacher that affect the teaching pertains. Okay. Next question is education is the manifestation. It is a statement basically. Education is the manifestation of perfection already in a man. This statement was given by whom or stated by whom? So this statement was said by Swami Vivekananda, the great Swami Vivekananda. Right? Swami Vivekananda says that the education is the manifestation of the perfection already present in mind. ऑन इन मैन एक्चुअली किसी भी इंसान में पहले से ही वो परफेक्शन और एजुकेशन उसको बस मैनिफेस्ट करने का काम। सिक्स क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिस्क्राइब्ड लेवल ऑफ टीचिंग। इसमें से देखो मेमोरी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको पता है ये सब होता है, तो करेक्ट ऑप्शन इज डिफरेंशिएशन इज नॉट द प्रिस्क्राइब्ड level of teaching. So D will be the correct option. In the classroom, the teacher sends the message either as words or images. The students are really encoders, decoders, agitators, propagators. तो क्लासरूम में टीचर अगर कोई मैसेज सेंड करता है वर्ड या इमेज में, तो स्टूडेंट्स क्या है? सो स्टूडेंट्स आर बेसिकली डिकोडर, क्योंकि देखो उस मैसेज है तो उस मैसेज को डिकोड करना है। डिकोड यानी कि उसके मीनिंग को जानना, उसके मीनिंग को सब, दे आर कॉल्ड डिकोडर्स। बेसिकली स्टूडेंट्स आर रियली डिकोडर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्मार्ट क्लासरूम इज अ टीचिंग स्पेस व्हिच हैज। एक स्मार्ट क्लासरूम में क्या होता है? एक टीचिंग स्पेस है जहाँ पे स्मार्ट पोर्शन होता है, टच पैनल और कंट्रोल सिस्टम, पीसी लैपटॉप कनेक्शन होता है डीवीडी वीसीआर प्लेयर के साथ, डॉक्यूमेंट होता है, कैमरा, स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर और प्रोजेक्टर एंड स्क्रीन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इसमें ये सारे ऑप्शंस एक स्मार्ट क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम किसी को गलत नहीं कर सकते। सो ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट। So D will be the correct answer. 1, 2, 3. Okay. So now let us move on. Net exam. Net exam 2024 June session. Okay. So first question state that which one of the following is considered a sign of motivated teaching? आप लोग खुद से भी ट्राई कर रहे हो ना? स्क्रीन को पॉज करो और खुद से ट्राई करने का कोशिश करो, पहले खुद से आंसर लाओ, मन में एटलीस्ट सोचो ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा, थोड़ी देर के लिए पॉज करो फिर उसके बाद आंसर सुनो। तो होगा क्या ना कि अगर एक बार आप मान लो करेक्ट आंसर देते हो, दैट इज गोइंग टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। इफ यू आर गिविंग द रॉन्ग आंसर दैट इज गोइंग टू रेक्टिफाई यू। ओके, तो गलत करने के बाद जब सही मिलता है तो वो एक अच्छा रिविजन होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें से कौन सा है जो साइन ऑफ मोटिवेटेड टीचिंग का एक सिंबल है या फिर एग्जाम्पल है? स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन, मैक्सिमम अटेंडेंस ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट टेकिंग नोट्स और पिन ड्रॉप साइलेंस इन क्लास। तो देखो स्टूडेंट अगर मोटिवेटेड है या कोई टीचर जो काफी मोटिवेटेड पढ़ा रहा है, तो स्टूडेंट के अंदर क्या जगाएगा? वो क्यूरियोसिटी जगाएगा, और क्यूरियोसिटी जगाएगा तो क्या होगा? स्टूडेंट ट्राई टू आस्क क्वेश्चन। स्टूडेंट आस्किंग क्वेश्चन विल बी considered as sign of a motivated teaching. Okay, which one of the following is best method of teaching? इसमें से सबसे बेस्ट बेहतरीन मेथड क्या है टीचिंग का? लेक्चर, डिस्कशन, डिमॉन्स्ट्रेशन, नरेशन। सो द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इज ऑब्वियसली डिमॉन्स्ट्रेशन, क्योंकि किसी भी चीज को आप जब डेमो देके डिमॉन्स्ट्रेट करके समझाते हो, दैट इज द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग। सो डायलेक्सिया इज बेसिकली a disease or a disorder which is associated with, so dyslexia is associated with basically reading disorder. Actually जब पढ़ने में बच्चों को दिक्कत होती है तो ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है। पढ़ने में दिक्कत होता है, इसमें पढ़ के आप समझ नहीं पाते हो या पढ़ नहीं पाते हो चीजों को। ठीक है, बेसिकली डायलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर। रीडिंग डिसऑर्डर में से क्या है? डायलेक्सिया। डायलेक्सिया इज अ रीडिंग डिसऑर्डर, राइट? The e-content generation for undergraduate course has been assigned by the Ministry of Human Resource Development to Inflinet Consortium for Educational Communication, National Knowledge Commission, IGNOU, Indira Gandhi National Open University. So the correct option is Consortium for Educational Communication, CEC. Okay. So correct option हो जाएगा हमारा B.
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉर्मली कंसिडर्ड एज, क्लासरूम कम्युनिकेशन जो है नॉर्मली किस बात के लिए कंसिडर किया जाता है? दिस इज इफेक्टिव। ओके, so classroom communication is considered as effective, not cognitive or selective. It is effective. Okay. Who among the following propounded the concept of paradigm? Okay. तो इसमें से कौन सा जो ये जो कॉन्सेप्ट है पैराडाइम का, जो कॉन्सेप्ट है पैराडाइम कॉन्सेप्ट, ये किसने दिया था? पीटर हैगेट, वैन थॉमन, थॉमस कुहान, जॉन के राइट। सो दिस concept was given by Thomas Kuhn. Okay, Thomas Kuhn is the right answer. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2013 दिसंबर एग्जाम से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने। While delivering lecture, if there is some disturbance in the class, a teacher should, देखो अगर कोई लेक्चर डिलीवर करते टाइम कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है क्लास में, तो टीचर को क्या करना चाहिए? कीप क्वाइट फॉर अ व्हाइल एंड देन कंटिन्यू द क्लास, थोड़ी देर शांत रहे फिर क्लास को स्टार्ट करें। पनिश द काउजिंग डिस्टरबेंस, और जो डिस्टरबेंस काउज किया गया है उसको पनिशमेंट दे। मोटिवेट टू टीच दोज काउजिंग डिस्टरबेंस एंड नॉट बोदर ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। इसमें से आप खुद ही सोचो कि क्या बेस्ट तरीका है कि एक टीचर जो है कर सकता है। अगर आप टीचर होते तो क्या करते? क्या आप थोड़ी देर शांत हो जाते? और आपको क्या लगता है शांत होने के बाद सिचुएशन सही हो जाता है? आई डोंट थिंक सो। अगर आप पनिशमेंट ही करते हो जो डिस्टर्बिंग काउज है, तो उससे भी ये सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। या हम बोधर ही नहीं करेंगे जो क्लास में कुछ हो रहा है, तो फिर ये भी तो सही नहीं है। सो हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि जो भी काउज है डिस्टर्बेंस का, कोई स्टूडेंट है मान लो नटखट है थोड़ा, कुछ भी है, कोई रीजन हो सकता है, तो वी विल ट्राई टू मोटिवेट देम कि आप पढ़ो, समझो, सीखो, क्लासरूम में आए हो उससे कुछ मकसद, तो ये समझाने की कोशिश करेंगे। वी विल ट्राई टू मोटिवेट हिम टू टीच। ओके, सो सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगेन सेंसफुल क्वेश्चन था, सेंस से आप आंसर दे सकते हैं सारे क्वेश्चन। इफेक्टिव टीचिंग जो है वो किसका फंक्शन है? टीचर सेटिस्फैक्शन, टीचर्स ऑनेस्टी कमिटमेंट, टीचर्स मेकिंग स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड, टीचर्स लाइकिंग फॉर ए प्रोफेशनल एक्सीलेंस। अगेन आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा? आपने क्या सोचा माइंड में? इसको ये करो, एनालाइज करने का कोशिश करो। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी टीचर्स मेकिंग ए स्टूडेंट लर्न एंड अंडरस्टैंड। सो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि टीचर का जो काम है वो स्टूडेंट को सिखाना और समझाना है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे बेसिक है, सबसे इफेक्टिव तरीका यही है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ लर्निंग, लर्निंग का सबसे अप्रोप्रिएट मीनिंग क्या होता है? स्किल का एक्विजिशन, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, इनकल्केशन ऑफ नॉलेज, पर्सनल एडजस्टमेंट। तो लर्निंग का जो अप्रोप्रिएट मीनिंग है वो स्किल का एक्विजिशन या फिर हम मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर भी नहीं बोल सकते। बेसिकली इट इज गोइंग टू गिव यू द पर्सनल एडजस्टमेंट। तो ये एक थोड़ा सा ब्रॉड सेंस है, तो पर्सनल एडजस्टमेंट विल बी द राइट आंसर, राइट? So again, we have some statement and we have to arrange them in order. So पहला है relate the present knowledge with previous one, evaluation, reteaching, formulation, presentation of instruction material। इसमें से क्या हो सकता है? अब देखो सबसे पहले इसमें से क्या होगा कि आपको 1 second, something is not working. Yeah, okay. So one rectification is here. In third question, the most appropriate of learning. Actually, I told the personal adjustment, but the answer will be modification of behavior actually, right? So बिहेवियर का जो मॉडिफिकेशन होना, मान लो अगर कोई भी बिहेवियर आपका, लर्निंग का एक्चुअल मतलब वही होता है कि आपके बिहेवियर में चेंज आना, ठीक है? तो मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर इज द राइट आंसर। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, बी इज द आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, नाउ सी फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इसमें से आपको अरेंज करना है कुछ ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो इसमें से क्या आता है। सबसे पहले इसमें आएगा आपको किसी भी चीज को जो आप पढ़ाना चाहते हो उसका सबसे पहले फॉर्मुलेटिंग होना चाहिए। सो दिस कम्स फर्स्ट, राइट? सो पहला है हमारा, सबसे पहले हो जाना चाहिए। ये फोर्थ नंबर सबसे पहले आना चाहिए। तो देखो अगर आपने ये देख लिया इसमें से पहला कौन होगा, तो आप सारे ऑप्शन में देखो चौथा पहले सबसे पहले कहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है चौथा सबसे पहले, राइट? तो ऑब्वियसली यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? बाकी फिर देख लेते हैं चौथा के बाद कौन सा आएगा। चौथा के बाद जो है, चौथा के बाद आपका आएगा, आपने एक बार फॉर्मुलेट कर लिया, अब उसके बाद क्या करेंगे हम? प्रेजेंट नॉलेज को पहले वाले से रिलेट करना शुरू करेंगे, तो फर्स्ट हो जाएगा। इसके बाद देन कम्स, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग प्रेजेंटेशन करेंगे जो भी इंस्ट्रक्शन मटेरियल है उसका, उसका चौथा हो जाएगा, पांचवा हो जाएगा। उसके बाद फिर क्या करेंगे? उसके बाद हम उसका जो है ये इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है? ये
प्रेजेंटेशन होने के बाद इवैल्यूएशन करेंगे और इवैल्यूएशन के बाद जो भी खामियां होंगी उसको फिर से रीटीच करके चीजों को रेक्टिफाई करेंगे. ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑर्डर एंड आंसर डी इज द करेक्ट. CIET stands for what? Basically, CIET stands for Central Institute of Education and Technology. Education Technology. So Central Institute of for Education Technology. Central Institute for Education Technology is the correct abbreviation of CIET. Okay. See, question number 6 is teachers role at higher education. टीचर का जो रोल होता है हायर एजुकेशन में वो क्या करना होता है? So basically टीचर्स का जो रोल होता है हायर एजुकेशन में सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करना होता है, क्योंकि this is the thing that is going to help student or any man, any adult in their whole life. Okay, so to promote self learning in the students is the basic main role of teacher at higher education. So B will be the correct option. The Varshahan School of Understanding was popularized by वर्सेहन स्कूल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो इसके द्वारा पॉपुलराइज किया गया था. तो बेसिकली इट वाज पॉपुलराइज नॉट बाय अमेरिकन फिलोसोफर और नॉट बाय ब्रिटिश academician or Italian political analyst. Basically, it was popularized by German social scientists. Okay, so they were German who popularized this school of understanding. Okay. Now we have 2013 re-exam question. Basically in September it was held. A good teacher must be a good teacher. एक अच्छा शिक्षक जो है वो क्या होना चाहिए? एक अच्छा शिक्षक होना चाहिए एक रिसोर्सफुल और पार्टिसिपेटिव. ओके, सो देखो रिसोर्सफुल तो होना ही चाहिए, सब में है रिसोर्सफुल. ऑटोक्रेटिक नहीं होना चाहिए, ऑथोरेटिव नहीं होना चाहिए, डोमिनेंट भी नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपेटिव होना चाहिए. बी इज द करेक्ट. Which one of the following is the best method of teaching? इसमें से सबसे बेस्ट मेथड टीचिंग का क्या है? कौन सा तरीका है जो सबसे बेस्ट है? ओके, सो द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग इन दिस इज डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. एक बार ये क्वेश्चन फिर से आ चुका था, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड. ठीक है, जो क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं इन सबको भी आपको ध्यान में रखना है. इसीलिए सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप एक एक क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करें. दैट इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. एटलीस्ट एक पैटर्न तो आपको पता चल जाएगी जो नेट यूजीसी है या फिर जो एनटी है वो किस तरह का क्वेश्चन पूछती है या कैसा क्वेश्चन एक्सपेक्ट करती है. सक्सेसफुल कम्युनिकेशन इन क्लासरूम टीचिंग. सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, इसमें से कौन सा एक सफल कम्युनिकेशन है क्लासरूम में? ओके, इसमें से कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि सफल एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन है क्लासरूम टीचिंग? सो दिस इज बेसिकली क्लासरूम कम्युनिकेशन में जो है जो सबसे बेहतर होता है वो होता है डायरेक्शनल कम्युनिकेशन. ठीक है, सो डायरेक्शनल कम्युनिकेशन इज द successful in classroom teaching. Okay, which one of the following types of evaluation assesses the learning process to provide continuous feedback to both teacher students during the instruction के दरमियान दोनों टीचर और शिक्षक स्टूडेंट्स को एक कंटिन्यूअस फीडबैक देता है लर्निंग प्रोग्रेस के लिए. इसमें से कौन सा? क्या प्लेसमेंट इवैल्यूएशन है ये, क्या ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है, क्या ये डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है और ये समेटिव इवैल्यूएशन है? ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी द आंसर विल बी फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. ओके, सो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का काम ही होता है कि इन द मिड ऑफ इंस्ट्रक्शन बीच बीच में जो है ये बेहतर फीडबैक मिलता रहे लर्निंग प्रोसेस को ये समझने के लिए. ठीक है, सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन. So which of the following is scaled down teaching situation? इसमें से टीचिंग सिचुएशन से कौन सा स्केल डाउन किया गया? ओके, तो आंसर विल बी this question, the micro teaching. So micro teaching is one of the following four that is being scaled down for teaching situation, not cooperative, not team teaching, not macro teaching. So micro teaching is the correct answer. Now class stands for, class का full form क्या होता है? CLASS. What is the abbreviation of class? तो क्लास का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंप्यूटर लिटरेसी and and studies in school. Okay, so C is the correct answer, right?
यहाँ तक क्लियर रहा होगा? ठीक है, क्लास का फुल फॉर्म क्लियर होगा? ओके, सो अब बढ़ते हैं आगे। 2013 का जून का एग्जाम का क्वेश्चन, द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज बेस्ट बाय टीचर फॉर, ब्लैक बोर्ड का जो यूटिलाइजेशन है बेस्ट इसमें से टीचर के लिए क्या हो सकता है? सो दिस इज फॉर राइट इंपॉर्टेंट नॉन नोटेबल पॉइंट्स, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब देखो पहला ऑप्शन क्या है, पुटिंग द मैटर ऑफ टीचिंग इन ब्लैक एंड व्हाइट, मेकिंग द स्टूडेंट अटेंटिव, हाईलाइटिंग द टीचर हिमसेल्फ। ऑब्वियसली आप सेंसफुली बोल सकते हो, ये ऑप्शन करेक्ट हो। उसी सेकंड क्वेश्चन इज नाउ डेज द मोस्ट इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग इज, सबसे इफेक्टिव मोड ऑफ लर्निंग क्या हो सकता है? क्या सेल्फ स्टडी हो सकता है, फेस टू फेस लर्निंग होगा, ई लर्निंग होगा, या ब्लेंडेड लर्निंग? जो सबसे इफेक्टिव है वो है आपको अभी के टाइम का मोड ऑफ लर्निंग इज ई लर्निंग बेसिकली। सो ई लर्निंग विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, एट द प्राइमरी स्कूल स्टेज मोस्ट ऑफ द टीचर वुड बी वुमेन, बिकॉज प्राइमरी स्टेज में देखो मैक्सिमम जो बच्चे, मतलब काफी छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए जो टीचर है वो मैक्सिमम वुमन होना चाहिए। उसका क्या बेसिकली रीजन है? सो क्या वुमेन कैन टीच चिल्ड्रन मोर बेटर देन मैन? क्या दे नो बेसिक कंटेंट बेटर देन मैन? क्या दे आर अवेलेबल एट लोअर सैलरीज? कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन? ऑब्वियसली दे कैन डील विद चिल्ड्रन विद लव एंड अफेक्शन। तो जो वुमेन होती हैं उनके अंदर जो लव और अफेक्शन होता है एक बच्चे के लिए, ठीक है, दैट इज इनक्रेडिबल, बिकॉज बिकॉज यू नो दे नो बेसिकली, क्योंकि दे आर वन, वुमेन आर वंस who actually give birth to a child, right? एक बच्चे का जन्म एक वुमन देती है, ठीक है, और जो सबसे बड़ा योगदान होता है उनका होता है, तो वो जो फीलिंग है ना वो कभी भी मेल में नहीं आ सकता जो एक फीमेल के अंदर होता है एक बच्चे के लिए। एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट अ वुमन हु हैव एवर गिवन बर्थ टू समवन, और जो जानती हैं इन चीजों को, ठीक है, तो ऑब्वियसली दे विल हैव मच मच बेटर लव एंड अफेक्शन फॉर चिल्ड्रन देन एनी मैन। ओके, सो डी इज द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ लर्निंग, इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर क्या है लर्निंग का, राइट? इसमें से हाईएस्ट ऑर्डर क्या है लर्निंग का? चेन लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग, और कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग। सो जो सबसे हायर ऑर्डर होता है लर्निंग का वो होता है आपको कंडीशन रिफ्लेक्स लर्निंग। ओके, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। A person can enjoy teaching as profession when he has control over student, command respect from students, is more qualified than his college colleagues, is very close to higher authorities. Obviously यहाँ पे जो आपको क्लियरली इसका आंसर दिख सकता है, जो रेस्पेक्ट स्टूडेंट से कमांड्स करे। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। द डायग्राम स्पीक्स मोर देन 1000 वर्ड्स, ये स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है? एक डायग्राम जो है 1000 वर्ड से ज्यादा बेहतर चीजों को एक्सप्लेन करता है। ये एक टीचिंग एड्स है क्लास में, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ दिसंबर 2012 की तरफ पढ़ते हैं। सो फॉर एन एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल लर्निंग, efficient and durable learning, learners should have ability to learn, requisite level of motivation only, opportunities to learn only, desired level of ability and motivation, desired level of ability and motivation। तो इसमें से क्या लग रहा है वो करेक्ट क्या हो सकता है? सो बेसिकली दिस इज डिजायर्ड level of ability and motivation, right? So this is the efficient and durable learning a learner should have. Classroom communication must be teacher centric, student centric, general centric और textbook centric। Obviously classroom हमेशा हमेशा जो है वो student centric ही होना चाहिए। So this is the correct option. The best method of teaching is to, सबसे बेस्ट तरीका है टीचिंग का इसमें से वो क्या है? So the best method of teaching is it impart information, or is it to ask question, to read books, or to suggest good reference material, or to initiate a discussion and participate in it? So it is the best method actually of teaching कि आप एक इनिशिएशन स्टार्ट कर दो डिस्कशन का और उसमें पार्टिसिपेट करो, ताकि एवरीवन पार्टिसिपेट एंड गेट इन्वॉल्व इन द वे और इन द आर्ट ऑफ टीचिंग और आर्ट ऑफ लर्निंग। उसके जो बिटवीन द वे है उसमें वो जाके चीजों को समझ सकते। ओके, सॉरी। Interaction inside the classroom should generate
क्लासरूम के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो क्या जनरेट करता है, वो क्या जनरेट करता है, आर्ग्यूमेंट, इंफॉर्मेशन, आइडियाज और कंट्रोवर्सी। ऑब्वियसली वो जनरेट करता है आइडियाज, राइट। एक क्लासरूम इंटरेक्शन जो है वो क्या जनरेट करता है, वो आइडिया जनरेट करता है। ओके, वो आइडिया जनरेट करता है। गेट एन आइडिया सर जी, आइडिया जनरेट करता है। So spare the rod and spoil the child. Spare the rod and spoil the child. Very, very important statement. And what does this message gives? ये मैसेज क्या बताता है? ये मैसेज बताता है, क्या ये बताता है कि पनिशमेंट जो है क्लास में बैन होना चाहिए? क्या कॉर्पोरल पनिशमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है? अनडिजायरेबल बिहेवियर जो है वो मस्ट बी पनिश्ड और चिल्ड्रन शुड बी बीटन विथ रॉड। देखो इसका जो मतलब है वो है कि अनडिजायरेबल बिहेवियर जो है उसको पनिशमेंट भी मिलना चाहिए, राइट। सो दी सी इज द करेक्ट ऑप्शन, स्पेयर द रॉड एंड स्पॉइल द चाइल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि जो अनडिजायरेबल बिहेवियर है, क्योंकि देखो जब तक एक्चुअली पनिशमेंट भी पार्ट है लर्निंग का, कि जब तक स्टूडेंट को, लर्नर को ये एहसास नहीं होता कि दे आर डूइंग द मिस्टेक और मिस्टेक वो दोबारा से ना करे, इसलिए देयर आर सम punishment also can be given to them that they can understand the thing और आगे से वो गलती चीज को फिर से ना दोहराए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन दैट द टीचर हैज इन क्लासरूम इज टर्म्ड एज। इसमें से टाइप ऑफ कम्युनिकेशन जो है, कौन सा टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन टीचर क्लासरूम में होना चाहिए, इसको क्या टर्म करते हैं? क्या इंटरपर्सनल होना चाहिए? कम्युनिकेशन बेसिकली देखो, मास कम्युनिकेशन, ग्रुप कम्युनिकेशन और फेस टू फेस कम्युनिकेशन। तो क्लासरूम में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे बच्चे होते हैं, एक शिक्षक होता है। तो इस तरह के कम्युनिकेशन को, क्योंकि ये पूरे ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहा है, ये एक टीचर पूरे ग्रुप से कम्युनिकेट कर रहा है, सो दिस इज ग्रुप कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन क्या होता है? मास कम्युनिकेशन बेसिकली जिसमें हम लोग डिजिटल चीजों का उपयोग करते हैं, जैसे रेडियो, टेलीविजन एक्सेट्रा, ये सब, उससे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ को, हजार लाख लोगों को कम्युनिकेट किया जाता है, दिस इज मास कम्युनिकेशन। और फेस टू फेस कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि सीधा सीधा वन टू वन कम्युनिकेट जैसे करना, आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, दैट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन। ओके, सो आई होप टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ तक क्लियर रहा होगा। आगे बढ़ते हैं जून 2012 के क्वेश्चन पे। So if you get an opportunity to teach a visually challenged student along with normal student, what type of treatment would you like to give him in the class? अगर आपको ऐसा मौका मिलता है कि एक अंधे स्टूडेंट को एक नॉर्मल स्टूडेंट के साथ पढ़ाना पड़ता है, सपोज, तो क्या आप ऐसा ट्रीटमेंट उसे देंगे क्लास में? ओके, क्या आप उसे कोई एक्स्ट्रा टेंशन नहीं देंगे कि मेजोरिटी जो है हो सकता है वो सफर करे उससे? क्या उसका आप केयर करेंगे सिंपैथेटिकली इन द क्लासरूम? क्या आप सोचेंगे दैट ब्लाइंडनेस इज हिज डेस्टिनी एंड हेंस यू कैन नॉट विन? आप ये सोचोगे कि इसका जो डेस्टिनी है वो ब्लाइंडनेस ही है, ये जीवन में कुछ कर नहीं पाएगा ज्यादा, तो उसको छोड़ देंगे, ठीक है? क्या अरेंज, यू विल अरेंज अ सीट इन फ्रंट ऑफ रो एंड ट्राई टू टीच एट अ पीस ऑफ कन्वीनियंट टू हिम? तो आप ये देखो, ये तो कंप्लीट क्वेश्चन हो गया कि अगर आप खुद ऐसा होगे तो क्या करोगे आप। तो अगर मैं ऐसा हूँ तो मेरे हिसाब से ये जो है, ये तो नहीं होगा कि हम उसे टेंशन ना दें, उसको ऐसा कि नहीं कि सिंपैथेटिक सिंपैथी दिखाए बहुत ज्यादा। देखो सिंपैथी दिखाने से कोई कमजोरी होता है, तो एक टीचर को तो सिंपैथी बहुत ज्यादा नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है? कि क्या हम ये सोचेंगे कि ब्लाइंडनेस का डेस्टिनी है, ये भी नहीं सोच सकते। तो जो करेक्ट ऑप्शन जो सबसे एग्जैक्ट लग रहा है मुझे, वो है अरेंज सीट इन फ्रंट ऑफ रो। फ्रंट रो में उसके लिए एक सीट अरेंज करेंगे और उससे एक पीस जो होता है उसके लिए वो कॉन्वीनियंट करेंगे उसके लिए, ताकि वो आसानी से चीजों को समझ सके, जान सके, ठीक है? सो डी विल बी द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट? इसमें से एक अच्छा अचीवमेंट टेस्ट का जो कैरेक्टरिस्टिक है कौन सा नहीं है? reliability, objectivity, ambiguity, or validity. So the correct option is ambiguity. Ambiguity is not a good character, but objectivity, reliability, and validity are the achievement character of good achievement test, but ambiguity is not. Which of the following does not belong to projected aid? इसमें से कौन सा प्रोजेक्टेड एड को बिलोंग नहीं करता है? ओवरहेड प्रोजेक्टर, ब्लैक बोर्ड, ईपीडी स्कोप, स्लाइड प्रोजेक्टर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड जो है प्रोजेक्टाइड एड को नहीं करता, बाकी क्योंकि बाकी जो है वो सब प्रोजेक्टाइड एड है, प्रोजेक्टेड एड है, ठीक है? इसमें हम चीजों को प्रोजेक्ट करते हैं स्क्रीन पे या कहीं, ठीक है? एक शिक्षक के लिए, फॉर अ टीचर, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स वुड बी करेक्ट फॉर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड? ब्लैक बोर्ड लिखने के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? क्या फिर लिखना
और क्लियरली लिखना जितना पॉसिबल हो सके, राइटिंग द मैटर फर्स्ट एंड आस्किंग अ स्टूडेंट टू रीड इट, कुछ लिख ले और उसके स्टूडेंट को बोले कि चलो पढ़ो, आस्किंग अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट एंड देन राइटिंग द आंसर विच स्टेटेड बाय देम, क्वेश्चन पूछे स्टूडेंट को उसका आंसर वो लिखे, राइटिंग द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लियरली एज पॉसिबल। तो ऑब्वियसली ये सारा ऑप्शन तो उतना करेक्ट नहीं होगा। जो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है उसको एक टीचर को क्या है कि उसको जितना पॉसिबल हो सकता है क्लियरली बोर्ड पे लिखे, राइट। अ टीचर कैन बी सक्सेसफुल इफ ही सी, एक शिक्षक सफल हो सकता है अगर वो स्टूडेंट को हेल्प करता है एक अच्छा सिटीजन नागरिक बनने में, इम्पार्ट सब्जेक्ट नॉलेज, एक सब्जेक्टिव नॉलेज जो है, विषय ज्ञान जो है वो स्टूडेंट को देता है, प्रिपेयर करता है स्टूडेंट को एग्जाम पास करने के लिए, या प्रेजेंट करता है सब्जेक्ट मैटर इन वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर। एक टीचर सफल कब हो सकता है? एक टीचर बेसिकली सफल तब हो सकता है जब वो स्टूडेंट को बेसिकली वो प्रिपेयर करे एक बेहतर नागरिक बनने के लिए। क्योंकि देखो अगर हम प्रोफेशनली बोले, प्रोफेशनल सोच के ऐसा कि एक टीचर को जो है सक्सेसफुल तब हो सकता है, कोई भी टीचर सक्सेसफुल तब हो सकता है जब वो स्टूडेंट को एग्जाम पास करने के लिए प्रिपेयर करे। क्योंकि बेसिकली द मेन पैरामीटर ऑफ द थिंग इज टू पास द एग्जाम। क्योंकि एग्जाम पास करेगा बच्चा तभी जाके वो कुछ ऐसा करेगा, कुछ अचीवमेंट होगा, और तभी जाके टीचर अपने आप को सोच सकता है कि वो सक्सेसफुल हुआ। ओके, तो इन सारे ऑप्शन में जो सबसे करेक्ट ऑप्शन हो सकता है आंसर इसका, कि देखो बेटर सिटीजन बनना, मान लो ये तो लॉन्ग टर्म में हो गया कि लॉन्ग टर्म में वो आगे जाके बनेगा, सब्जेक्ट नॉलेज स्टूडेंट को मिले। लेकिन यहाँ बात किया जा रहा है कि वो एक टीचर सक्सेसफुल कब हो सकता है। अब देखो ये तो रिजल्ट है ही, अगर टीचर एक बेहतर पढ़ाई देता है स्टूडेंट को तो स्टूडेंट कैन बी सक्सेसफुल, राइट, sooner or later. But what is the main thing that a teacher can do during the classroom और पढ़ाई पढ़ाने के दरमियान, कि वो जो भी पढ़ा रहा है उसको वेल ऑर्गेनाइज मैनर में स्टूडेंट के सामने में प्रेजेंट करे। सो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। जो डायनामिक अप्रोच ऑफ टीचिंग मीन्स, टीचिंग का जो डायनामिक अप्रोच होता है इसका क्या मतलब होता है? क्या इसका मतलब होता है टीचिंग शुड बी फोर्सफुल एंड इफेक्टिव? बिल्कुल नहीं। Teachers should be energetic and dynamic. The topic of teaching should not be static but dynamic. डायनेमिक अप्रोच का मतलब वही हुआ कि टीचर डायनेमिक या एनर्जेटिक हो, खूब एनर्जी वाला हो या बहुत स्मार्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, स्टूडेंट शुड बी रिक्वायर्ड टू लर्न थ्रू एक्टिविटीज। तो डायनेमिक होने का मतलब यहाँ पे ये होता है कि जो टॉपिक है पढ़ाने का वो स्टैटिक नहीं होना चाहिए, वो डायनेमिक होना चाहिए। वो टाइम के वर्डिंग उसमें चेंजेस आते रहे समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से, चीजें बदलती रहे। ठीक है, स्टैटिक नहीं होना चाहिए कुछ भी सीखने का चीज। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। और 2011 की बात करते हैं, तो 2011 का पहला क्वेश्चन क्या था? देखो दिसंबर एग्जाम का, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड द ट्रू आर द ट्रू इवेल्युएशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल। सबसे ट्रू इवेल्युएशन इसमें से क्या पॉसिबल है? इवेल्युएशन एट द एंड ऑफ द कोर्स, इवेल्युएशन ट्वाइस इन अ ईयर, कंटिन्यूअस इवेल्युएशन और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। So the answer will be continuous evaluation. Okay, so continuous evaluation is the true method, true evaluation of student। कि एक कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन ही जरूरी है, वही जाके उसमें बेहतर इंप्रूवमेंट भी लाएगा किसी स्टूडेंट में। सपोज एक स्टूडेंट है जो शेयर करना चाहता है अपने प्रॉब्लम्स को टीचर के साथ, और वो विजिट करता है टीचर के घर पे फॉर दिस पर्पस। तो टीचर को क्या करना चाहिए? कांटेक्ट करना चाहिए स्टूडेंट के पेरेंट को, सॉल्व करना चाहिए उसका प्रॉब्लम, तो सजेस्ट करना चाहिए कि कभी भी उसके घर नहीं आओ, तुम गलत करते हो, ऐसे कैसे मेरे घर आ जाओ। सजेस्ट हिम टू मीट द प्रिंसिपल एंड सॉल्व द प्रॉब्लम, उसको प्रिंसिपल के पास जाना चाहिए और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेना चाहिए। एक्सटेंड रीजनेबल हेल्प एंड बूस्ट हिज मोरल, उसको एक रीजनेबल हेल्प दे और उसके मोरल को बूस्ट करे। तो ऑब्वियसली यही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि देखो सेंसफुल है। बाकी से तो वाहियात चीज लग रहा था, तो होना ही नहीं चाहिए, कोई भी एक सेंसफुल इंसान नहीं करेगा ऐसा। When some students are deliberately attempting to disturb the discipline of the class by making it mischief, what will be your role as teacher? तो कोई स्टूडेंट है जो थोड़ा काबिल स्मार्ट बन के डिस्टर्ब करना चाह रहा है क्लास में, होता है ऐसा सब क्लास में, अगर आप पढ़ाते हो तो you will find that there are some students, they are becoming smarter, actually they are showing off he is very smarter than the teacher, or doing some activity or taking some attempts to disturb the class or disturb the discipline of the class। ओके, सो इसमें से बेहतर क्या होना चाहिए? आप अगर आप शिक्षक हो गए तो क्या करोगे? क्या एक्सपेल कर दोगे असिस्टेंट को, बाहर निकाल दोगे? क्या उसको अलग कर दोगे? क्या रिफॉर्म करोगे ग्रुप को अपने अथॉरिटी के साथ,
गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोस्पेक्शन एंड इम्प्रूव देयर बिहेवियर। तो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन है वो यही है कि हम उसे एक मौका देंगे इंट्रोस्पेक्शन का और उसके बिहेवियर को इम्प्रूव करने का कोशिश करेंगे। सो दिस इज द सेंसफुल ऑप्शन। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Now, next question is, which of the following belongs to the projectile aid? Again, this is a repeated question. So, projectile aid का जो इसमें example होगा, वो basically होगा epidioscope. Yes, epidioscope is the correct option, right? Epidioscope is the correct option. A teacher is said to be fluent in asking question if he can ask. एक टीचर को फ्लुएंट बोल सकते हैं आस्किंग क्वेश्चन में अगर वो पूछता है मीनिंगफुल क्वेश्चंस, या ऐसा है कि एज मेनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल, मीनिंगफुल क्वेश्चन पूछे या बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे, मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन फिक्स टाइम में, या मेनी मीनिंगफुल क्वेश्चन इन फिक्स टाइम। तो इसमें से करेक्ट क्या हो सकता है? इसमें से करेक्ट ऑब्वियसली जो है होगा आपको कुछ मीनिंगफुल क्वेश्चंस, क्योंकि मीनिंगफुल क्वेश्चन अब दो ही हो सकता है समय के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे मैक्सिमम या बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज लगाएंगे तो फिर हो सकता है कि क्वालिटी के साथ कुछ compromising देखने के लिए आपको मिले। सो लास्ट क्वेश्चन इज, which of the following qualities is most essential for a teacher? इस शिक्षक के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट एसेंशियल क्वालिटी होता है वो क्या है? जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, he should be learned person, he should be well dressed person, he should have patience, he should be an expert in his subject। अब देख लो ये जो ऑप्शंस है ना, इन सारे ऑप्शन को अगर थोड़ा भी सेंसफुल के साथ सोचो तो आप इसको एलिमिनेट करके बना सकते हो आराम से कि वेल ड्रेस कोई सेंस नहीं बनता। ही शुड हैव एक्सपर्ट इन हिज सब्जेक्ट। अब जरूरी नहीं कि वो एक्सपर्ट हो ही और वो लर्नेड होगा, ही शुड बी ए लर्नेड पर्सन, बट द इसमें से जो मोस्ट एसेंशियल क्वालिटी बोल रहा है, तो देखो टीचर के पास सबसे बड़ा क्या होना चाहिए? पेशेंस होना चाहिए, ठीक है। अगर एक शिक्षक के पास पेशेंस नहीं है तो वो एक अच्छा शिक्षक बन ही नहीं सकता। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो गाइज, इफ यू आर इंटरेस्टेड कि पीडीआई स्कोप क्या होता है तो देख लो। पीडीआई स्कोप एक ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है बेसिकली, एंड दे डिस्प्ले ऑपेक मटेरियल बाय शाइनिंग ब्राइट लैम्प। एक ब्राइट लैम्प से ऑपेक ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है ये दिया जाता है और उसको प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। So a system of imaging lenses is used to focus an image of material onto a viewing screen। एक स्क्रीन के ऊपर उसको प्रेजेंट किया जाता है। Basically, this is a device similar to projector, but the same not like there basically there are lots of a lot types of projector। बहुत सारे तरह का प्रोजेक्टर्स होता है। तो ये भी जो है ईपीडीआई स्कोप, ये एक अलग तरह का प्रोजेक्टर है। इसको बेसिकली ओवरहेड प्रोजेक्टर या ओपेक प्रोजेक्टर भी कहते हैं। इसमें एक ओपेक ऑब्जेक्ट को के ऊपर जो है लाइट हम थ्रो करते हैं और इसको इस लेंस के थ्रू स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द एपीडीआई स्कोप। ओके, सो नेक्स्ट आगे जून 2011 के एग्जाम की तरफ पढ़ते हैं। जून 2011 एग्जाम में देखो यहाँ भी 5-6 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन देख लेते जल्दी से। फॉर मेंटेनिंग एन इफेक्टिव डिसिप्लिन इन द क्लासरूम, टीचर शुड बी अलाउ स्टूडेंट टू डू व्हाट दे लाइक। क्या आप ऐसा जो करना चाहे वो अलाउ करोगे? बिल्कुल नहीं। डील विद द स्टूडेंट स्ट्रिक्टली, ये भी नहीं हो सकता। गिव द स्टूडेंट सम प्रॉब्लम टू सॉल्व, डील विद देम पोलाइटली एंड फॉर्मली। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन कि उसे हम पोलाइटली और फॉर्मली डील करना चाहें, ठीक है सर। डी इज द करेक्ट ऑप्शन। एन इफेक्टिव टीचिंग एड इज वन विच, इफेक्टिव टीचिंग एड जो हो सकता है वो क्या हो सकता है? क्या ये कलरफुल गुड लुकिंग हो सकता है? नॉट नेसेसरीली। ओके, सो दिस इज नॉट द ऑप्शन। एक्टिवेट ऑल द एक्टिविटीज, एक्टिवेट्स ऑल फैसिलिटीज, ऑल फैकल्टीज। ओके, विजिबल टू ऑल स्टूडेंट, इजी टू प्रिपेयर एंड यूज। तो बेसिकली जो इफेक्टिव टीचिंग एड जो होता है, जो सही टीचिंग एड होता है वो ऐसा होना चाहिए कि जो सारे फैकल्टीज को एक्टिवेट करे। ओके, those teachers are popular among students who develop intimacy with them, help solve their problem, award good grades, take extra classes on extra tuition fees। Okay, so again इसमें से फिर से सेंसफुल क्वेश्चन है। एक पॉपुलर टीचर तभी हो सकता है जो स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करे। ओके, द एसेंस ऑफ एन इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट। ना इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट की बात कर रहा है, इसमें क्या इफेक्टिव क्लासरूम इन्वायरमेंट हो सकता है? A variety of teaching aids, lively student-teacher interaction, strict discipline, pin drop silence. No, no, no. So lively student-teacher interaction is the essential effective classroom environment. Okay. Again, आप देख रहे हो कि सारा क्वेश्चन जो है सेंस बेस्ड है। On the first day of the class, of his class, if a teacher is asked by students to introduce himself, he should do what?
आस्क देम टू मीट आफ्टर द क्लास। अगर वो टीचर स्टूडेंट कहता है कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए, तो क्या वो ऐसा बोलेगा कि आप क्लास के बाद आके हमसे मिलो? वो अपने बारे में ब्रीफली बताएगा? क्या वो इग्नोर कर देगा डिमांड को और पढ़ाना शुरू कर देगा? क्या टीचर को डांटेगा अनवांटेड डिमांड के लिए? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। वो अपने आप को ब्रीफली एक्सप्लेन कर देगा। ठीक है। Moral values can be effectively inculcated among the students when the teacher frequently talks about the values, himself practice them, tells stories of the great person, talks goods, gods and goddesses, भगवान देवी देवताओं के बारे में बात करेगा नहीं, frequently values के बारे में बात करेगा no. So the correct moral values जो है effectively students के अंदर में किया जा सकता है तभी जब वो टीचर जो है वो खुद के ऊपर उन चीजों को ये करे। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर, कुछ लेक्चर्स पहले मैंने एक गांधी जी का एग्जाम्पल बताया था कि गांधी जी ने किसी बच्चे को बस एक चीज समझाने के लिए कि उसे मीठा नहीं खाना चाहिए, उन्होंने खुद पहले खाना छोड़ा उस चीज को। तो देखो, कुछ भी चीज अगर आप किसी को सिखाना चाहते हो, बताना चाहते हो और चाहते हो कि वो आदत, वो हैबिट, वो मॉडल वैल्यूज उसके अंदर भी आए, तो यू हैव टू प्रैक्टिस विद इट। ओके, अगर आप चाहते हो कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट थिंग वन शुड हैव, so you have to be honest, and you have, if you are honest, so that is going to give them inspiration ki, no, see, teacher is so honest that we should also be always honest. Okay, now see the next question from December 2010. Okay, so first question is, some students in class exhibit great curiosity for learning. It may be because such children are gifted. क्या वो भगवान का दिया हुआ एक तोहफा होता है ऐसा स्टूडेंट? क्या दे आर रिच फैमिली से बिलोंगिंग? दे आर आर्टिफिशियल बिहेवियर, पीरियड डिसिप्लिन क्लास? तो देखो, एक्चुअली इसमें से जो भी ऑप्शन दिख रहा है आपको, क्लियरली कुछ ऑप्शंस को तो आप सीधे एलिमिनेट कर सकते हो, इन सब ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। यू कैन से दैट दे आर गिफ्टेड। ऐसे बच्चे जो होते हैं जो बचपन में ही बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं लर्निंग को लेके, तो दैट इज ड्यू टू दे आर गिफ्टेड। एक्चुअली सम एक्सेप्शनल स्टूडेंट्स आर देयर। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, the most important quality of a good teacher is to sound knowledge of subject matters। का एक अच्छा ज्ञान होना चाहिए सब्जेक्ट मैटर पे, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए स्टूडेंट वेलफेयर के लिए, इफेक्टिव लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए। तो एक अच्छे शिक्षक का जो चीज है वो ये होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है टीचर का वो ये होना चाहिए कि उसके पास जो सब्जेक्ट मैटर है उसका नॉलेज उसके पास तो होना ही चाहिए। ठीक है, एंड ही शुड आल्सो हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल। Okay, so correct option will be that the teacher must have some sound knowledge of the subject matter. So A is the correct option. Which one of the following is appropriate in respect of teacher-student relationship? Teacher-student relationship के लिए सबसे important इसमें से appropriate क्या हो सकता है? Very informal and intimate, limited classroom only, indifferent and cordial and respectful. तो टीचर स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है वो बेहतर हो सकता है जब एक कॉर्डियल और रेस्पेक्टफुल रिलेशन हो। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। The academic performance of a student can be improved if parents are encouraged to। तो academic performance जो है स्टूडेंट का वो बढ़ाया जा सकता है जैसे अगर पेरेंट्स को इनकरेज किया जा सके to supervise the work of their wards, arrange extra tuition, no, interact teachers frequently, remain unconcerned about it। ठीक है, तो ये सब ऑप्शन तो आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हो। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी कि एक गार्जियन, एक पेरेंट्स अपने बच्चे को हमेशा सुपरवाइज करते रहे कि वो क्या वर्क कर रहा है। एक लेवली क्लासरूम सिचुएशन में ये क्या होना चाहिए इसमें? ओकेजनल रोड्स ऑफ लाफ्टर, हाँ हाँ ही हंसी ठहाका होना चाहिए, या कंप्लीट साइलेंस होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। फ्रीक्वेंट टीचर स्टूडेंट डायलॉग होना चाहिए, लॉट डिस्कशन अमंग स्टूडेंट्स। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। टीचर स्टूडेंट का जो है फ्रीक्वेंट डायलॉग होना चाहिए। ठीक है। If a parent approaches teacher, do some favor to his ward in the examination। अगर वो पेरेंट्स आता है टीचर को कि आप मेरा बच्चे का मदद करिए, ठीक है, और ब्ला 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 कि इसको ये मिले, एग्जाम पास करे अच्छे से, क्योंकि आप उसको जानते हो अच्छे से और आप रिच आदमी हो, तो एक टीचर को क्या करना चाहिए कि बच्चे को हेल्प करना चाहिए। आस्क हिम नॉट टू टॉक इन दिस टर्म्स, क्या उससे बोलना चाहिए कि ऐसे बात नहीं ना करें, जरूरली बात करना चाहिए और भगा देना चाहिए, और या फिर रिफ्यूज कर देना चाहिए फॉर्मली और पोलाइटली। तो ऑब्वियसली दिस इज द करेक्ट वे कि आप उसको उसके डिमांड को पोलाइटली और फॉर्मली रिफ्यूज कर दो। ठीक है। Okay, so guys, this is the end of the lecture, and in the upcoming lectures we are going to deal more previous year problems. Okay, and further on we will make lectures on research aptitude also. So stay tuned, uh, study a lot, okay,
और तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू ऑल. As always, be happy, and keep smiling. Keep smiling. Take care.